नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम लोकसभा टॉपिक देख रहे थे जिसके अंदर हमारा एक वीडियो हो चुका था, उसमें सदस्य संख्या के बारे में चर्चा की गई थी। आज अब देखते हैं हम लोकसभा का कार्यकाल। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वो कब से माना जाता है? पहली बैठक से। पहली बैठक से 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल माना जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो देखो, पहली बैठक से 5 वर्ष माना जाता है लोकसभा का कार्यकाल। पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 6 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कितना वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से इसको कितना किया गया? 5 वर्ष। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से कितना वर्ष किया गया? 5 वर्ष। पहले 5 वर्ष, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 6 वर्ष किया गया, फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको फिर से 5 वर्ष किया गया। अब ये तो हो गया इसका कार्यकाल। समय से पूर्व इसको विघटित किया जा सकता है, यानी कि भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखो, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समय से पूर्व राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री। लेकिन ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की। या फिर इसका कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो ये अपने आप ही विघटित हो जाती है। इसका कार्यकाल समाप्त होने पर यह अपने आप विघटित हो जाती है, या समय से पूर्व इसको राष्ट्रपति भंग करता है। अब राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो है वो किस अनुच्छेद के आधार पर है? तो अनुच्छेद 85(2)(b) के आधार पर। अनुच्छेद 85(2)(b) के आधार पर। कई बार अनुच्छेद 85 भी दिया हुआ होता है। अनुच्छेद 85(2)(b) के आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती, यह भी ध्यान में रखना। आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल, आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और एक वर्ष करके 2 बार भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखो, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दोबारा उसको फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो विस्तार है, जैसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, लेकिन 6 महीने के अंदर आपातकाल समाप्त हो गया। कितने माह में? 6 माह में। 6 माह में यदि आपातकाल समाप्त हो गया तो उसके 6 माह तक ही ये कार्यकाल रहेगा। 6 माह के बाद में इसका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। क्या बताया मैंने? कि आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह के भीतर भीतर यह भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वह। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त नहीं होता है तो जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है वहां तक आपकी लोकसभा काम करेगी। ये जो विस्तार है ये 1976 में एक करके 2 बार बढ़ाया गया, यानी कि उस समय कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ लोकसभा का? 7 वर्ष का। और क्या स्थिति थी, क्यों थी? तो देखो, जून 1975 के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा। कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगाया जून 1975 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए इस प्रकार का काम किया था, यानी कि यह आपातकाल लगाया था, जिसके कारण एक करके लोकसभा का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो यह घटना हुई। अब देखो, लोकसभा को अब तक 9 बार भंग किया जा चुका है।
कितनी बार भंग किया जा चुका है? 9 बार भंग किया जा चुका है। 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में, 1989 में, 1991 में, 1997 में, 1999 में और 2004 में इसको 9 बार भंग किया जा चुका है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इसमें और देखते हैं। आगे देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता, तो योग्यता कितनी होगी? 25 वर्ष, यानी कि उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, सरकार के पद पर नहीं होना चाहिए और संसद द्वारा तय की गई योग्यताओं को पूरा करता हो, वो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 101(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो या फिर संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो या फिर विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बन गया हो, तो उस स्थिति में, दोबारा देखो इसको, अनुच्छेद 101(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य है तो वो अयोग्य माना जाएगा, उसे एक सदन से अपनी सदस्यता देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति संसद में किसी सदन का सदस्य, यानी कि संसद में लोकसभा का सदस्य है और विधानमंडल में, विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद किसी राज्य के अंदर है और वहां पर भी उसने सदस्यता ले रखी है, तो उस स्थिति के अंदर उसे एक से त्याग पत्र देना होगा। तो ये हो गया, समझ में आ गया? अनुच्छेद 101(2) के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। फिर देखो अयोग्यताएं, अयोग्यताएं अनुच्छेद 102 के अनुसार 102 में कौन व्यक्ति अयोग्य है जो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसके प्रावधान दे रखे हैं। तो देखो, भारत का नागरिक न होना, भारत का नागरिक नहीं है और भारत का नागरिक होते हुए भी उसने विदेश में किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। फिर पागल या दिवालिया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकारी पद पर होना, अब सरकारी पद पर होना तो इसके अंदर मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, इनको सरकारी पद नहीं माना गया है। मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव, इसको सरकारी पद नहीं माना गया है। इसके अलावा जो बाकी के पद हैं वो किसमें आएंगे? सरकारी पद के अंदर। जो नौकरी करते हैं उसको, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नौकरी, तो उसको बोलते हैं सरकारी पद। फिर देखो 1950 तथा 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार अयोग्य कौन है? तो देखो, चुनाव में भ्रष्टाचार करने वाला, 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद जिसने पाली है, यानी कि कैदी रह चुका हो 2 या 2 वर्ष से अधिक, चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को न देने वाला, सरकार को ठेके पर सामान देने वाला और किसी ऐसे कॉर्पोरेशन का निर्देशक जिसमें सरकार का हिस्सा कितना है? 25%, तो वो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक बार और देख लेते हैं। लोकसभा में आयु सीमा चुनाव लड़ने की 25 वर्ष। इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, सरकार के पद पर नहीं होना चाहिए और संसद द्वारा तय की गई अहर्त शर्तों को पूरा करता हो, योग्यताओं को पूरा करता हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। अनुच्छेद 101(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद में दोनों सदनों का सदस्य है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। यदि कोई व्यक्ति संसद का यानी कि लोकसभा का सदस्य है और राज्यों में विधानसभा यानी कि विधान परिषद और विधानमंडल यानी कि विधानसभा का सदस्य है, तो उस स्थिति में भी उसको एक जगह से त्याग पत्र देना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा से दो या फिर जहां पर उसकी सदस्यता है उस राज्य से दो, एक जगह से देना पड़ेगा, तो वो भी इसके योग्य नहीं माना गया है। फिर आता है अयोग्यताएं, कि ऐसी कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जो होने पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अनुच्छेद 102 में इसका प्रावधान है और क्या दे रखा है? भारत का नागरिक न होना, दिवालिया पागल नहीं होना, सरकार के पद पर होना। सरकार के पद के अंदर मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव को शामिल नहीं किया गया है, इनको इससे दूर रखा गया है। आगे बात समझ में, दूर रखा गया है।
फिर देखो 1950-1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम, इस अधिनियम के आधार पर और कौन कौन अयोग्य हो सकते हैं? तो देखो चुनाव में भ्रष्टाचार करने वाला, 2 या 2 वर्ष से अधिक कैदी रह चुका हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को न देना, सरकार को ठेके पर सामान देने वाला, किसी ऐसे कॉर्पोरेशन का निर्देशक होना जिसमें सरकार का हिस्सा कितना है? 25% हिस्सा। तो उस स्थिति के अंदर वो क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ बिंदु और है वो और देख लेते हैं। आगे देखो 1950 और 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम था उसके आधार पर जो अयोग्यता थी, उसके अंदर 1988 में एक कानून और बना जनप्रतिनिधि अधिनियम, और उसके आधार पर कुछ और चीजों को उसमें शामिल किया गया। तो उसमें क्या क्या शामिल किया गया याद रखना भाई, आतंकवादी कोई हो, तस्कर कोई हो, जमाखोर, मुनाफाखोरी, मिलावट करने वाला चुनाव लड़ने के अयोग्य माना गया है। मुनाफाखोरी, जमाखोरी, तस्करी और आतंकवाद और मिलावट करने वाला क्या माना गया है? अयोग्य। सांप्रदायिक भावना को कोसने वाला, छुआछूत, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाला, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करने वाला, 70 लाख से अधिक चुनाव में खर्च करने वाला क्या माना गया है? अयोग्य माना गया है। एक बार फिर देख लो, 1988 में जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून बनाया जिसके आधार पर अयोग्यता के अंदर कुछ और चीजों को शामिल किया गया, जिसमें आतंकवादी, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट करने वाला अयोग्य माना गया है। सांप्रदायिकता की भावना रखने वाला, सांप्रदायिक दंगे करवाने वाला, छुआछूत और महिलाओं के प्रति अपराध करने वाला, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करने वाला और 70 लाख से अधिक चुनाव में खर्च करने वाला क्या माना गया है? अयोग्य माना गया है। तो इस प्रकार से ये अपना एक लोकसभा का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत पूरा हुआ है। अगले वीडियो के अंदर इसके अध्यक्ष वगैरह, कोरम वगैरह जो बाकी के टॉपिक रह गए वो अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें।